नमस्कार, सुप्रभात। मैं पिंकी डागा आप सभी का हमारे इस बहुत ही अलग, क्यों अलग, क्योंकि हम सभी एक साथ इस जर्नी को चल रहे हैं जो कि न्यूट्रलाइट हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम। और आज इस प्रोग्राम का 63rd डे है। और अगर हम फेज वाइज बात करें तो मेंटेनेंस फेज का आज 21st डे है। और इन 63 डेज में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने हैं जो छोटे छोटे से चेंजेस के साथ हमें हमारे लाइफ को और भी हेल्दी वे में जीने में मदद करता है। आज का सेशन भी उसी तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हमें आज भी हर रोज की तरह एक नए टॉपिक पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। आज का सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या सीखा या क्या क्या सुना था कल हमने हमारे सेशन में। कल का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। दैट वाज साइंस ऑफ मील रिप्लेसमेंट। और कल हमने बहुत सारे फैक्ट्स और उसके साथ साथ मील रिप्लेसमेंट का महत्व या फिर उससे जुड़ी हुई जो भी मिथ्या है उन सबको दूर करना, ये सब कुछ कल हमने जाना। और हर रोज की तरह कल भी हमारे साथ डॉक्टर श्याम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी बेस्ड फैक्ट शेयर किया था, जो आई एम श्योर आप सबने बहुत ध्यान से सुना था, क्योंकि ये जो फैक्ट्स डॉक्टर श्याम हर सुबह हमारे साथ शेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इजीली इम्प्लीमेंटेबल है और हम उससे रिलेट भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कल उन्होंने बात की थी अबाउट पर्सनलाइज कोचिंग और कितने कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ये हमारे हर रोज के लाइफ में लाता है। कल उन्होंने एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में भी बात किया था, विच इज अल्जाइमर्स। उसमें पर्सनलाइज कोचिंग का महत्व कितना है और किस तरीके से विथ नो ड्रग अप्रोच जो जिन लोगों पर ये स्टडी किया गया था उनमें चेंजेस पाए गए थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी उन्होंने कल हमारे साथ शेयर किया था विथ प्रॉपर स्टडी रिसर्च एंड फैक्ट्स। उसके बाद हमने कल डॉक्टर त्रिशा से सुना था कि मील रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई मिथ्या क्या क्या है, मील रिप्लेसमेंट का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ, एकदम शुरुआत स्टोन एज से लेकर अब तक मील रिप्लेसमेंट किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। हम में से बहुत लोगों के दिमाग में भी ये रहता है कि मील रिप्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं ये शायद हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल गैप बना देगा या फिर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये शायद हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होगा, इससे अच्छा है कि हम खाना खाएं। लेकिन आप देखिए सोचकर कि आज के हमारे इस भागदौड़ वाले जीवन में कहीं ना कहीं हम एक ही चीज में थोड़ा सा शायद पीछे रह जाते हैं, वो है सही तरीके से टाइम मैनेज कर पाना। काम के बारे में हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही अपना पर्सनल केयर के बारे में आता है तब हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और क्या होता है, हम कहीं ना कोई मील थोड़ा सा हमारा पूरा दिन का वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वहां मील रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना सिर्फ आपका समय बचाता है, आपके लिए बहुत ही एक सहज उपाय ले आता है जिससे आप अपना वो मील जो शायद आपके काम की वजह से छूट जा रहा था वो आप पूरा कर सकते हैं, वो भी किसी भी न्यूट्रिशनल गैप के बिना। शायद आप जब खाना बनाते हैं उससे आपको जितना रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या फिर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, उससे बहुत अच्छे से प्लान्ड वे में आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाए, इस तरीके से ये मील रिप्लेसमेंट प्लान किया हुआ रहता है। हमने कल बहुत सारे फैक्ट्स जाने अबाउट मील रिप्लेसमेंट एंड उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें भी हमारे साथ कल शेयर की गई बाय डॉक्टर त्रिशा। तो आई एम श्योर कि आप सब हर रोज जो हमारा ये नॉलेज बेस्ड सेशन होता है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनहांसिंग हमारा नॉलेज और उसे लाइफ डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद हमने कल हमारे मार्केटिंग टीम से कुमार गौरव चक्रवर्ती सर से सुना था कि हमारा जो प्रोडक्ट है मील रिप्लेसमेंट का वो किस तरीके से डिफरेंट है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है जब आप अपने वेट मैनेजमेंट जर्नी में है, किस तरीके से वो आपको मदद कर सकता है। इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें कल हमने सुनी। और आप खुद ही सोचकर देखिए, ये जो टाइम
की कमी की वजह से कहीं ना कहीं कोई एक इम्पोर्टेंट मील छूट जाना या फिर संपूर्ण तरीके से उस मील को ना ले पाना, ये हम में से मैक्सिमम लोगों का ये कंसर्न आज के डेट में रहता है। और क्या होता है, हम भूख की वजह से कुछ ऐसी चीजें शायद खा लेते हैं जो नहीं खाना चाहिए हम। सो वहीं अगर हम थोड़ा सा प्लान करें और वो उस पर्टिकुलर मील में जहां हमारा ये गैप बन रहा है, उसे अगर हम एक अच्छे संपूर्ण आहार वाले मील रिप्लेसमेंट से अगर उसे रिप्लेस करें, तो आप सोचकर देखिए कितना इजी हो जाएगा हम सबके लिए। और वैसे भी जब हम सब एक साथ इस जर्नी में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जर्नी बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आप देखिए हम सब एक साथ इतने सारे दिनों को पार कर कर आगे भी बढ़ रहे हैं अपने गोल की तरफ, है ना। सो आज का भी जो टॉपिक है वो भी हर दिन की तरह ही काफी इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है ओमेगा, वेज एंड नॉन वेज। सो हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ डॉक्टर श्याम है, जो कि डायरेक्टर है ऑफ इनोवेशन एंड साइंस, एंड वो लीड करते हैं इमर्जिंग मार्केट फॉर इनोवेशन एंड साइंस पोर्टफोलियो। और डॉक्टर श्याम को हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनके स्टडी बेस्ड फैक्ट्स के लिए। हर रोज सुबह शायद हम इंतजार करते हैं कि डॉक्टर श्याम से आज हमें कुछ और नया सुनने को मिलेगा। सो आप सभी का और समय ना लेते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर श्याम को ऑन द वर्चुअल स्टेज। गुड मॉर्निंग सर, एंड ओवर टू यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग पिंकी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निकिता मेहरा। वो हमको ओमेगा 3 के बारे में बताएगी। डॉक्टर निकिता है, मैंने हायर किया था इन्हें पोस्ट डॉक के तरफ। अभी वो आज हमारे एसोसिएट मैनेजर हैं। और बहुत स्मार्ट है। तो उन्होंने उनकी पीएचडी किया है जामिया हमदर्द से। तो मैंने जब इनका इंटरव्यू लिया था, मुझे समझ लिया कि मुझे पता लगा कि ये बहुत शार्प है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट बनेगी। वो वही वही सच निकला। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो हमारे साथ हैं और ओमेगा 3 के ऊपर ही वो रिसर्च कर रही है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज ओमेगा 3 के बारे में बात करेगी आपसे। लेकिन बिफोर निकिता आ जाए स्टेज पर, मैं आपसे एक एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो वो है इंडिया में डायबिटीज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मैं हर वक्त आपको बताते हैं कि हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, डाइट के, न्यूट्रिशन के हेल्थ इम्पैक्ट क्या है। मैंने कभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में कभी मैं आपसे बातचीत नहीं की। तो मैंने सोचा कि एक रीजन था, मैं आज ही इसके बारे में बात करता हूँ। क्योंकि मेरे खुद ससुर सास की देखभाल करने और तभी मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंस क्या है कि आपसे मैं इकोनॉमिक के बारे में जरा बात करूं। तो डायबिटीज से इंडिया में दो प्रकार के खर्चे आते हैं। एक है डायरेक्ट कॉस्ट। ये मेडिकल एक्सपेंसेस है। ये मेडिकल एक्सपेंसेस है जो, सॉरी एक मिनट, मेरा किसी ने मेरा फोन कर लिया। एक ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस है जो डायबिटीज और इसके कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए आते हैं, जैसे रूटीन चेकअप्स हो, दवाइयाँ हो और लैब टेस्ट। ये खर्चा व्यक्तियों पर और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर फाइनेंशियल बर्डन जरूर डालते हैं। लेकिन दूसरे हैं जो छुपा हुआ एक कॉस्ट, हम कभी सोचते नहीं है। ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट है, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट ये क्या है? मेडिकल खर्चों के अलावा डायबिटीज प्रोडक्टिविटी पर भी असर डालती है, जैसे काम से छुट्टी लेना, जल्दी रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट होना, और वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के मृत्यु जल्दी हो जाना। देखो, जवान लोग जो 40 से 50 से 35 है, उनका मृत्यु जल्दी हुआ तो हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बहुत है। और इसके अलावा और भी नॉन मेडिकल खर्चे होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, हम उबर उबर लेते हैं डॉक्टर के जाने के लिए। फिर है स्पेशल डाइट्स।
डॉक्टर्स हर वक्त कुछ ना कुछ डाइट्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं, मेरे इन लॉस को भी। तो मुझे लगा कि एक इनडायरेक्ट कॉस्ट भी एक 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 बर्डन है हमारे सोसाइटी पर, हमारे ऊपर। तो कुछ की फाइंडिंग्स बहुत चिंता का विषय है, जैसे कि मेडिकेशन और ग्लूकोज मॉनिटरिंग खास तौर से इंसुलिन पर निर्भर लोगों के लिए काफी महंगा पड़ता है। फिर कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट डिसीज और न्यूरोपैथी हो देखभाल के खर्चा को काफी बढ़ा देते हैं। फिर इंडिया में ज्यादातर यूएस में तो इंश्योरेंस होते हैं, इंडिया में भी इंश्योरेंस है, लेकिन ज्यादातर खर्चे आउट ऑफ पॉकेट होते हैं। तो हमारे पॉकेट से ही खर्चे जाते हैं, इंश्योरेंस या हेल्थ स्कीम के द्वारा कवर्ड नहीं होते ज्यादातर। फिर इंडियन गवर्नमेंट में एक स्टडी किया था 2017 में, इंडियन योगा एसोसिएशन के द्वारा। उस स्टडी में उन्होंने क्या फाइंड किया, उस डायबिटीज मैनेजमेंट में यूज होने वाले दवाइयों का एवरेज लाइफ टाइम कॉस्ट, सोच लिए, लाइफ टाइम कॉस्ट एवरेज 19 लैक्स होते हैं। 19 लैक्स हमें पता भी नहीं चलते, राइट। तो इन्होंने स्टडी किया था 2017 में। फैमिलीज अपनी एवरेज उनके 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 सैलरी 15 to 25% डायबिटीज केयर पर खर्चा करती है। सोच लो, हमारे फैमिलीज, हमारे हमारे फैमिली कोई कोई डायबिटीज है, हमारे सैलरी 15 to 25% डायबिटीज पर खर्चा करती है। पेशेंट्स के प्रति महीने का एवरेज खर्च है 1265, जिसमें 993 मेडिकल और 270 रुपीज नॉन मेडिकल खर्चे हैं। तो किसी को बिना कॉम्प्लिकेशंस के प्रति पेशेंट हर हर साल 22,000 है। और किसी को कॉम्प्लिकेशंस हुआ तो, लेकिन न्यूरोपैथी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिचुएशन हो गया, उनका 30,000 और उनसे उनसे भी ज्यादा होते हैं, 30,000 रुपीज और ज्यादा हर साल। देखो, तो और बहुत नंबर्स है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यही था कि आज का सोच कि डायबिटीज जैसे डिसीज हमारे हेल्थ हेल्थ को ही, एक हेल्थ का बर्डन ही नहीं है, हेल्थ के ऊपर बर्डन नहीं है, हमारे पॉकेट के ऊपर भी बर्डन है, हमारे फैमिली के फाइनेंशियल के ऊपर बर्डन होते हैं। तो यही था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम कैसे अवॉइड करें डायबिटीज को, अच्छी तरह डाइट ले ले, एक्सरसाइज करें, ये सब कर सकते हैं। और वी कैन अवॉइड डायबिटीज एट ऑल कॉस्ट। ये सिर्फ हमारे पास ही है ये कंट्रोल करने के लिए। तो यही था मेरा आज का सोच टीम। तो चले, हम लेट्स इनवाइट डॉक्टर निकिता मेहरा ओमेगा 3 के बारे में बात करने के लिए। डॉक्टर निकिता, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। एंड आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एंड आप सबका स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जो कि है ओमेगा वेज वर्सेस नॉन वेज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओमेगा जो है वो हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में आता है, पर हमेशा ये कंसर्न रहता है बहुत लोगों का कि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो कहते हैं कि हम तो वेजिटेरियन हैं, ओमेगा जो है वो फिश ऑयल से आता है या नॉन वेज सोर्सेज से आता है। तो बहुत दुविधा होती है उनको ये डिसाइड करने में कि उनके लिए क्या राइट सोर्स है जिससे वो वेज तरीके से ओमेगा को अपने डाइट में ऐड कर सके, क्यों ऐड करना जरूरी है, वेज और नॉन वेज में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या ज्यादा जरूरी है और सही मात्रा में आपको लेना चाहिए। तो आज का हमारा सेशन जो है वो इसी बारे में रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि हमारा ओमेगा फैटी एसिड्स वेज एंड नॉन वेज, तो दो तरीके के सोर्सेज है। मेजरली ओमेगा जो है वो हमें नॉन वेज सोर्सेज से मिलता है, बट कुछ ऐसे वेज सोर्सेज भी हैं जो हमें मिलता है जहां से हमें ओमेगा 3 या ओमेगा 6 हमें मिलता है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये ओमेगा होता क्या है। तो ये है फैट की कैटेगरी। अब
आप सोचते हैं कि फैट्स तो हमें मोटा करते हैं, तो फैट तो एक अनहेल्दी फूड है, बट नहीं। फैट्स में भी अलग अलग प्रकार के फैट्स होते हैं। कुछ होते हैं हेल्दी फैट्स और कुछ होते हैं अनहेल्दी फैट्स। तो फैट्स को देखा जाए तो तीन तरीके में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि अ, अगर हम केमिकली बात करें तो ये सब सिंगल बॉन्डेड होते हैं। और अक्सर ये आपको इनकी पहचान क्या है, कैसे आप जानेंगे कि ये सैचुरेटेड फैट है? ये अगर आप रूम टेम्परेचर पर देखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि ये जमे हुए फैट्स होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पाम ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, ये सब हमारे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। यही हम बात करें अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में, तो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये अक्सर आपको ये हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा फैट होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट सैचुरेटेड फैट से ही ज्यादा मिलता जुलता फैट है। ये भी आपको रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही मिलेगा। और ये डिफरेंस कैसा है इन दोनों के बीच में, सैचुरेटेड में और ट्रांस में क्या फर्क है? ट्रांस फैट जो है, एक तो ये अनहेल्दी फैट है, उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर जो एलडीएल का लेवल है उसको भी बढ़ाता है। मतलब कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जो लो क्वालिटी का फैट अगर हम लेमन भाषा में समझें, तो उसको ये प्रमोट करते हैं। तो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट जिस भी खाने में आपको दिखे वो बिल्कुल अनहेल्दी है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैट के बारे में, अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि काफी हद तक आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं, जो हम आगे समझेंगे। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखा जाए मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें उनका जो केमिकली देखा जाए तो उसमें एक ही आपको डबल बॉन्ड मिलता है, वो होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। यही हम बात करें पॉली अनसैचुरेटेड, मतलब कि वो लंबे चेन होते हैं फैटी एसिड के, और उसमें आपको अलग अलग जगह पर काफी सारे डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। ये तो हुई इनके केमिकली बात। अब पॉली अनसैचुरेटेड में भी दो फैट्स की कैटेगरी है, जो है ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। तो अक्सर आपने सुना होगा ओमेगा 3 के बारे में कि वो क्या होते हैं, और आज हम जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है और ये दोनों कैसे हमारी सेहत के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 जो है, जैसा कि हमने बात करा कि ये अनसैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट को कैसे समझते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड जो होता है, क्या होता है कि कार्बन का एक बहुत लंबा चेन होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा फैटी एसिड है, उसमें 18 कार्बन, 20 कार्बन, 22 कार्बन, जितना लंबा फैटी एसिड उतना लंबा कार्बन चेन। पर ओमेगा 3 ही फैट है, वो कैसे पता चलता है? जहां पर मिथाइल ग्रुप होता है कार्बन चेन में, वहां से हम अगर देखें तो तीसरे कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड मिलता है, वो होता है ओमेगा 3। अब यहीं पर अगर हम बात करें ओमेगा 6 के बारे में, तो वो होगा जहां पर छठे कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, वो आता है ओमेगा 6 की कैटेगरी में। तो अब ओमेगा 3 जो है वो क्यों जरूरी है? क्यों? अक्सर आपने ये सुना होगा कि ओमेगा जो है, अब आधा भले ही ये फैट की कैटेगरी में है, पर ये हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को कम करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे हार्ट के नॉर्मल फंक्शनिंग में और जो हमारी बॉडी के अंदर अनहेल्दी फैट्स होते हैं उनको कम कर कर जो भी हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं उनको भी कम करने में हेल्प करता है, और हमारी जो हार्ट डिजीजेस हैं उनको मदद करता है ओवरकम करने में। और अब इनके सोर्सेस क्या हैं? ओमेगा 3 आपको किन खाने, कौन सा खाना है जिनसे आपको ये मिल सकता है? तो इसमें आता है सीवीड, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जिसे अलसी भी कहा जाता है, वॉलनट्स हैं, किडनी बीन्स हैं, सोए के जो फूड्स हैं उनमें आपको ओमेगा 3 मिलेगा, पंपकिन सीड्स हैं उनमें आपको ओमेगा 3 मिलेगा। ये सब बात हुई हमारे वेजिटेरियन सोर्सेस की। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये हमें मिलता है फिश से मिलता है, या हमारे मरीन सोर्सेज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिशेज हैं जिनसे हमें ओमेगा 3 फैट्स मिलते हैं। और ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ साथ बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है।
यही हम बात करें ओमेगा 6 के बारे में, तो वो क्या करता है, ये भी हमारा हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। कैसे? कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और ये कैंसर डेवलप होने के जो चांसेस हैं उसको भी कम करता है। ओमेगा 6 आपको कौन से खाने से मिल सकता है? ये अक्सर आपको वेजिटेबल ऑयल्स और नट्स में ओमेगा 6 पाया जाता है ज्यादातर। ओमेगा 6 कौन से ऑयल्स होते हैं जिनमें आपको मिल सकता है? जैसे कि कॉर्न ऑयल है, पाम फ्रूट है, प्राइमरोज सीड्स हैं, या सोयाबीन ऑयल है, सैफलर ऑयल है, सनफ्लावर सीड्स हैं, या आमंड्स हैं। ये सब जो है ये हमारे ओमेगा 6 के सोर्सेस हैं। अब आइए ओमेगा 3 के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीसरे कार्बन बॉन्ड पर डबल बॉन्ड होता है, तो ऊपर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पहला होता है ये मिथाइल ग्रुप, जिससे यहां से तीसरा कार्बन जो है वहां पर हमें अनसैचुरेशन देखने को मिलता है, तो ये इसकी पहचान होती है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये हमारे फर्दर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ALA, जिसे हम बोलते हैं अल्फा लिलोनिक एसिड। दूसरा होता है EPA, जिसे हम बोलते हैं इकोसा पेंटेनोइक एसिड। और तीसरा होता है DHA, जिसे हम बोलते हैं डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड। अब इन तीनों का ही अपना अपना रोल है और ये अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से हमें मिलता है। अब यही हमने अभी बात करी थी वेजिटेरियन सोर्सेज की और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की। तो जो ALA है, मतलब कि अल्फा लिनोनिक एसिड, ये अक्सर आपको वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलेगा, जैसे कि वॉलनट्स हैं, चिया सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। इन सब में आपको ALA मिलेगा। ओमेगा 3 है, पर ओमेगा 3 का केवल एक ही टाइप है जो कि है ALA, जो भरपूर मात्रा में होता है। यही हम बात करें EPA और DHA के बारे में, तो EPA और DHA आपको मेजरली मिलता है एनिमल सोर्सेज से, जो कि है आपकी फिश या सीवीड। बहुत ही लिमिटेड वेजिटेरियन सोर्सेज हैं जिसमें EPA और DHA की मात्रा होती है, और अगर है भी तो वो उतनी भरपूर मात्रा में नहीं है जितना कि आपको फिश सोर्सेस से मिलता है। फिश जो है हमारी अलग अलग टाइप की है, सार्डीन्स है, सालमन है और ट्यूना है। तो ये अलग अलग फिशेस हैं जिनमें अलग अलग मात्रा में EPA और DHA पाया जाता है। अब क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं हमें ओमेगा 3 लेने के? अब ये सबसे पहला हम देखते हैं हार्ट हेल्थ। हमने अभी बात करी थी कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को कम करने में हेल्प करता है, पर कैसे? तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंडोथेलियल फंक्शंस हो रहे हैं उनमें से हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बॉडी हार्ट का मूवमेंट है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, मतलब कि अपर हार्ट एंड लोअर हार्ट जो हमारा मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। दूसरा, हम बात करते हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में। ब्रेन हेल्थ में इसके बहुत फायदे हैं। क्यों है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार बना है कि उसमें EPA और DHA जो है भरपूर मात्रा में होता है। यही अगर हम बात करें ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो 66% फैट से ही बना है, और उस 66% फैट में अगर हम देखेंगे तो 20% ओमेगा 3 है। तो आप ये देख सकते हैं कि ओमेगा 3 आपके ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन का काम है सिग्नल्स देना, ये सब हम जानते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल्स जाते हैं। तो जो न्यूरो बोलते हैं जिसको, कि नर्व सेल से एक बॉडी तक, बॉडी के पार्ट तक एक्शन का पहुंचना, ये एक सेल से दूसरे सेल तक का एक्शन का पहुंचना, इस प्रोसेस को हम न्यूरो बोलते हैं, कि सिग्नल्स का ट्रांसफर होना। तो ये उसके अंदर हमारी हेल्प करता है। और जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, अब उनका क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल मूवमेंट होता है, उनमें प्लास्टिसिटी चाहिए होती है, और वो क्या होता है कि उम्र के साथ साथ वो प्लास्टिसिटी कुछ लोगों में कम हो जाती है। तो उससे आपका ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है या जो न्यूरो है वो डिले हो जाता है।
तो ये क्या करता है कि उस प्लास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मतलब कि हमारा जो ब्रेन का जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो नॉर्मल रहे, और उसके साथ साथ ये हमारा इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है तो उससे क्या होता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, हमारा मूड लेवल अच्छा रहता है, स्ट्रेस नहीं होता है, हमें एंजाइटी नहीं होती है। तो जब हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम कर रहा है, हेल्दी फंक्शनिंग हो रहा है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो ये सारे जो हमारे स्ट्रेस इंड्यूसिंग चीजें हैं वो सब भी नहीं होती हैं। तो हमारा मूड मेंटेन करने में, स्ट्रेस कम करने में, एंजाइटी कम करने में भी हेल्प करता है। यही हम बात करें जॉइंट हेल्थ के बारे में, तो जॉइंट हेल्थ में ये बहुत स्टडीज हैं जिसमें ये देखा गया है कि कुछ लोग हैं जो जिनमें फैट ज्यादा है या जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट हार्ड हो जाते हैं। तो ये जो ओमेगा अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो जॉइंट का स्टिफनेस है, हार्डनेस है, वो कम हो जाता है। और उसके साथ साथ जॉइंट हेल्थ जो है आपकी इंप्रूव होगी, लुब्रिकेशन होगा, मूवमेंट आएगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा। जॉइंट में भी प्रॉब्लम क्यों होता है कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है तो आपको वो स्टिफनेस हो जाती है, तो वो इन्फ्लेमेशन कम होगा, जॉइंट हेल्थ इंप्रूव होता है। यही हम बात करें स्किन हेल्थ की, तो स्किन में भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। अब नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है का क्या मतलब है कि अ, और कि जो भी हमारा नॉर्मल बैलेंस है स्किन का, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो, अब वो कम होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक्जिमा है और सोरियासिस है, या डर्मेटाइटिस होता है, इचिंग होना, और बहुत ज्यादा खारिश होती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, स्किन में मॉइस्चर नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो हैं अगर आप ओमेगा अपने डाइट में लेते हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम होगा, स्किन का जो नेचुरल ऑयल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। इसके साथ साथ क्या होता है, अब ऑयल बैलेंस मेंटेन रहता है तो एक्ने के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सीबम प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो सीबम ग्लैंड्स हैं जहां से ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो जो नॉर्मल बैलेंस है वो मेंटेन होता है, तो ये स्किन के अंदर एक्ने को भी कम करने में हेल्प करता है। यही हम बात करें आई हेल्थ की, आई हेल्थ में कैसे ये हमारा सपोर्ट करता है, जो हमारा रेटिना होता है बैक ऑफ द आई में, जहां पर हमारी आई के अंदर इमेज बनता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डीएचए। डीएचए जो है वो हमारे आई के रेटिना के अंदर पाया जाता है, और ये स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग ओमेगा अपने डाइट में रेगुलरली लेते हैं तो उम्र के साथ साथ क्या होता है कि रेटिना डीजेनरेट करने लगता है, मतलब वो आ, उसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहती है, जो फिल्म है वो धीरे धीरे डीजेनरेट होकर कम हो जाती है, जिसकी वजह से देखने में प्रॉब्लम आती है। पर ये क्या होता है कि डीएचए जो है वो रेटिना को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जो मैक्युलर डीजेनरेशन उसे बोला जाता है, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन, मतलब कि एज के साथ साथ धीरे धीरे उस रेटिना का डीजेनरेट होना, खत्म होना, वो जो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको आई हेल्थ जो है आपकी अच्छी रहती है। इसके साथ साथ ड्राई आई सिंड्रोम, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आईज में टीयर प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, और जो वाटर बैलेंस है वो कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, आईज के अंदर ड्राइनेस आती है, तो ये उसको भी कम करने में हेल्प करता है। नॉर्मल जो आपका फ्लूइड बैलेंस है आई का, उसको मेंटेन करता है। अब बात करें बोन हेल्थ की, तो बोन हेल्थ में कैसे ये हेल्प करता है, अभी हमने ये जाना है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है ना। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है ना, तो क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, वो सेल्स होते हैं जो कि आपके बोन को
डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन होने से। तो उससे क्या होता है, आपकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो वीक हो जाती हैं। पर ये क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है आपकी बॉडी के अंदर, हेल्दी बैलेंस मेंटेन करता है। उसकी वजह से जो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है, और आपके बोन्स जो हैं उनके टूटने की संभावना जो है वो कम हो जाती है लंबे समय में, और आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होती है। यही हम बात करें, ये हेल्दी लिपिड लेवल्स को मेंटेन करता है। ये हमने पहले भी जाना था कि हार्ट हेल्थ को जो जैसे ये सपोर्ट कर रहा है, कि एक तो हुआ कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा था, दूसरा जो जिनकी ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज किस वजह से होती है, जब अनहेल्दी फैट्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में आ जाते हैं और वो वहां पर जमा हो जाते हैं, यही होता है हमारा ब्लॉकेज का होना। तो ये क्या करता है कि हेल्दी लिपिड लेवल को मेंटेन करता है। ये क्या करता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, या जो हमारे लो डेंसिटी के लिपोप्रोटीन्स हैं, उनको कम करता है। अब उनको कम करता है, और उनका जो सर्कुलेशन है ब्लड के अंदर, उसको भी कम करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इन टर्न हमारा इम्प्रूव्ड हार्ट हेल्थ होता है, हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी लिपिड लेवल्स जो है वो मेंटेन होते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, अगर हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो। अब कि वो कैसे हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहला आता है, जो आप ब्लू बॉक्स में देख सकते हैं, कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। वो हमने अभी समझा कि जो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, चाहे वो साइटोकाइंस हो या हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हो, ठीक है, ये सब जो है वो कम हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। दूसरा, ये प्लाक स्टेबलाइजेशन को कम करता है। प्लाक स्टेबलाइजेशन में फोम सेल्स, अब फोम सेल्स क्या होते हैं कि जो भी हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, जो भी हमारे इन जो इम्यून सेल्स हैं जो हमारे फाइट कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, लो डेंसिटी का प्रोटीन जो भी हमारा बनता है, लो डेंसिटी से आप ये समझ सकते हैं, लो डेंसिटी मतलब लो क्वालिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी मतलब हाई क्वालिटी। ये सिंपल भाषा में याद रखने के लिए आपके लिए सहायता करेगा। तो जो भी लो डेंसिटी प्रोटीन्स होते हैं, उनको क्या होता है, मैक्रोफेजेस एनगल्फ कर लेते हैं, मतलब कि अपने अंदर एंट्रैप कर लेते हैं। और जब ये बहुत सारा एंट्रैप हो जाता है तो क्या होता है, वो हमारे फोम सेल्स बनते हैं। तो ये उसको कम करता है, जो भी हमारे एलडीएल के लेवल्स होते हैं उनको कम करता है। जो हमारा अरिथमिया होता है, अरिथमिया मतलब बॉडी हार्ट का नॉर्मल फंक्शनिंग ना होना। एक होता है रेगुलर हार्ट बीट, एक होता है जब आपका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं कर रहा है, कुछ इरेगुलर पैटर्न है, उसको अरिथमिया बोलते हैं। तो ये उसको भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को कम करता है। इसके साथ साथ जो हमारे लिपोप्रोटीन्स हैं, उनको हेल्दी लिपोप्रोटीन्स जो है उनको बढ़ाता है, और जो लो लिपोप्रोटीन्स हैं, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड रिच लिपोप्रोटीन्स हैं, उनको कम करता है। जो कि ये क्या है, एपोप्रोटीन एक हमारा प्रोटीन है, जो कि क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में जाने में हेल्प करता है, तो उसके एक्शन को कम करता है, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में ना जाए, जो कोएगुलेशन है, क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, वो ना हो। यही हम बात करें एपोप्रोटीन C3 की, वो भी यही काम करता है कि जो हमारा एलडीएल है उसको प्रमोट करता है, ब्रेक डाउन करता है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को लिपोप्रोटीन्स में। तो ये उसको कम करता है। और थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स वही हमारा ब्रेक डाउन होना, कोएगुलेशन होना, तो ये भी उसको कम करता है। ये हमने पहले भी समझा है कि ब्रेन इफेक्ट्स में कैसे हेल्प करता है, कि ये नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ब्रेन का जो हमारा नॉर्मल फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करता है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ईपीए और डीएचए से बनता है। मेजरली जो है वो डीएचए होता है, जो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए होता है, उसको मेंटेन करता है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हमारे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन मतलब सिग्नल्स पहुंचना ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक, और जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, मतलब जो हमारी मेमोरी और जो हमारा ब्रेन फंक्शन है, वो इम्प्रूव होता है।
अब यही हम बात करें ओमेगा 6 के बारे में। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मिथाइल चेन से छठे कार्बन पर, 6 कार्बन पर अगर हमें अनसैचुरेशन मिलता है तो वो हमारा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये जो है ये दो प्रकार के हैं। जैसे हमारे ओमेगा 3 तीन प्रकार के थे, ALA, EPA, DHA। ओमेगा 6 जो है वो दो प्रकार के होते हैं, लिनोनिक एसिड और राकिडोनिक एसिड। अब ये जो है, अगर आप ओमेगा 6 जो है हमारा, हालांकि हार्ट हेल्थ में हेल्प कर रहा है, ये हेल्दी फैट्स हैं, बट ये कुछ हद तक प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अब इनके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से मिल सकते हैं ये हमें? सोयाबीन ऑयल है, या कॉर्न ऑयल है, वॉलनट्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, आलमंड्स हैं, या कैशूज हैं। ये सब खाना जो है ये हमारा ओमेगा 6 में रिच होता है। मेजरली सब वेजिटेबल ऑयल्स एंड नट्स जो है उनमें ओमेगा 6 पाया जाता है। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में बैलेंस होना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 जहां तक आपका इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है, ओमेगा 6 जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी में आता है। अगर आपका ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा है और ओमेगा 3 की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो उससे चांसेस हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होने की बजाय इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्योंकि ओमेगा 6 अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, मतलब कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। ठीक है। तो और यही अगर हम बात करें ओमेगा 3 की, तो वो क्या करता है, हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप ये ध्यान रखिए कि ओमेगा 6 जो है वो आपका एक ऑप्टिमम अमाउंट में, कम अमाउंट में होना चाहिए। ओमेगा 3 जो है वो भी होना चाहिए। क्योंकि कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमें ओमेगा 6 से मिल रहे हैं। हार्ट हेल्थ को बैलेंस कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस कर रहा है, पर अगर ये सिर्फ यही हमारी बॉडी में होगा तो आगे जाकर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो उसको कट डाउन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, अगर आप ओमेगा 3 लेंगे तो आपको ओमेगा 6 के बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ ओमेगा 3 जो है, और जो ओमेगा 6 की प्रॉब्लम्स हैं, अगर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं, तो वो ओमेगा 3 से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों का बैलेंस होना आपकी डाइट में बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इनके वेजिटेरियन सोर्सेज और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज क्या है? वेज सोर्सेज में क्या होता है, हमने पहले भी देखा था कि मेजरली हमें वेज सोर्सेज से ALA मिल रहा है या LA मिल रहा है, जैसा कि हमने ओमेगा 6 में देखा, ये मिलता है। बट नॉन वेज सोर्सेज जो है उनसे हमें EPA और DHA के फॉर्म में ओमेगा फैटी एसिड्स मिलते हैं। और एक बात क्या है कि जो हमारे को वेज सोर्सेज से ALA मिलता है उसका लिमिटेड कन्वर्जन है। लिमिटेड कन्वर्जन मतलब कि ALA जो है वो EPA और DHA में कन्वर्ट होता है, पर लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि EPA और DHA की बायोअवेलेबिलिटी, मतलब बॉडी के अंदर जो अमाउंट है वो बहुत कम मिलेगा। ठीक है। अब इसमें हमें प्रोटीन मिलता है, फाइबर है, वाइटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, और एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। और एनवायरमेंट पे कोई एज सच कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आता है वेजिटेरियन सोर्सेज का। यही हम बात करें नॉन वेज सोर्सेज की, तो एक तो हमें भरपूर मात्रा में EPA DHA मिल रहा है, डायरेक्टली मिल रहा है, बॉडी में कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसमें हमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है और हाई क्वालिटी फैट्स मिलता है। बट लेकिन क्या है कि मेजरली फिश से मिलता है, तो ज्यादा कंजम्पशन से क्या होता है कि ओवर फिशिंग होने के चांसेस है, और हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो सकता है अगर सस्टेनेबली अगर हम सोर्स नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि जो भी आपका सोर्स है ओमेगा 3 का, या आपका EPA और DHA का जो सोर्स है वो सस्टेनेबल हो। अब वेजिटेरियंस के लिए क्यों जरूरी है हमारा ओमेगा 3 जो है डाइट के अंदर इंक्लूड करना, क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखा है कि 5 to 8% कैलोरीज जो है वो आपके ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैट एसिड से आता है, और 1 to 2% जो है वो हमारा ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैट एसिड से आ रहा है। बट डेली जो रेंज है वो हमारा कितना होना चाहिए EPA और DHA का? मेजरली जो है ALA भी बॉडी के अंदर जाकर EPA और DHA में कन्वर्ट होगा,
तभी आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ईपी और डीएचए की बात कर रहे हैं। ईपी और डीएचए जो है वो आपका बॉडी में कितना होना चाहिए, तो वो होता है 250 से लेकर 550 mg एक दिन के अंदर आप ले सकते हैं। ये आपके नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है। अब एज अ वेजिटेरियन, एज अ वीगन आपको क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि आपको प्लांट सोर्सेज से सिर्फ और सिर्फ एएलए मिल रहा है। ठीक है, और आपको बट आप अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं कि आप नॉनवेज ले ही नहीं सकते हैं, तो आप ये जरूर कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट हमारा जो प्लांट सोर्सेज हैं उनसे तो आप एएलए एटलीस्ट हमारा ओमेगा 3 जो है वो कंज्यूम करें। ठीक है, दूसरा वॉलनट्स हैं, सोए हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, इन सब में होता है। ठीक है, और ओमेगा 3 का जो ईपी और डीएचए जो है वो प्लांट बेस्ड फूड्स में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। और एएलए जो है वो हमारा बॉडी में अगर आप इंक्लूड करते हैं वो बॉडी के अंदर जाकर कन्वर्ट होगा, हालांकि वो कन्वर्जन कम होता है बट वो आपका ब्रेन हेल्थ में हेल्प करेगा। आप न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करिए अपना। अगर आपने अल्कोहल और स्मोकिंग आपके हैबिट्स हैं तो आप उनको बिल्कुल लिमिट कर दीजिए, और हो सके तो उसको बंद कर दीजिए। कैफीन अपनी बॉडी के अंदर लिमिट करें, और ओमेगा 6 का जो इनटेक है उसको भी आप एक लिमिट तक ही लें, क्योंकि वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। और अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से या जो भी आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और एक स्टडी है जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई थी, उसमें ये देखा गया है कि उन्होंने क्लिनिकल स्टडी किया था मेल्स एंड फीमेल्स में, ये जानने के लिए कि एएलए जो है वो कितना ईपी और डीएचए में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखा गया दैट कि अगर 2.6 ग्राम एक दिन में एएलए लेते हैं तो मेल्स में सिर्फ 8% जो है वो ईपीए में कन्वर्ट होता है, और 0 to 4% डीएचए में कन्वर्ट होता है। ऑन द अदर हैंड अगर फीमेल्स में 1.6 ग्राम एएलए डाइट में है तो उससे 21% जो है वो ईपीए में कन्वर्ट हो रहा है, और 9% जो है वो डीएचए में कन्वर्ट हो रहा है। ऑल्दो 100% जो है एएलए वो ईपी और डीएचए में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप बॉडी के अंदर ईपी और डीएचए को इंक्लूड करें, और अपना हेल्दी बैलेंस जो है फैट्स का और जो भी आपको बेनिफिट्स आज बताए गए हैं उन सबको अपना भरपूर फायदा ले सके। तो इसी के साथ हम अपना सेशन आज का कंक्लूड करेंगे, और आप सबके लिए एक्टिविटी ऑफ द डे रहेगा कि आपके प्लेट में ओमेगा से भरपूर क्या खाना है, आपको उसका पिक्चर शेयर करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर निकिता, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि ओमेगा 3 क्यों इम्पोर्टेंट है, ओमेगा 6 क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से सोर्स से हमें वो सही मात्रा में मिलती है और बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होता है। आई एम श्योर कि आपने आज जो भी कुछ शेयर किया वो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और आज का जो एक्टिविटी है, मैं सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए और अपने प्लेट पे शेयर कीजिए कि आपने आज क्या ओमेगा रिच खाना खाया। राइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं सेशन में दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि हर रोज हमें जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी है उसको एनहांस करने में हेल्प करते हैं। सो आप सभी समझ रहे हैं कि मैं मीनल जी के बारे में बात कर रही हूँ, एंड मीनल जी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मीनल जी ऑन द वर्चुअल स्टेज, ताकि हम अपना वर्कआउट सेशन स्टार्ट कर पाए। Thank you, Pinky. Good morning, everyone. A very warm welcome to today's session. आज का सेशन हम मैथ से ही स्टार्ट करेंगे, तो आप सब मेरे साथ मैथ पे आ जाइए। ऑन द फोर्स की पोजीशन में आपके घुटने आपके हिप्स के नीचे, हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखेंगे। काउ एंड अ कैट स्ट्रेच से स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस रखेंगे, सांस को अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जब आप पहला और दूसरा रैप करेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं। तो लंबी गहरी सांस के साथ अंदर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, सांस को छोड़ते हुए नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, और फिर उसके बाद आपके शोल्डर्स पे या आपके चेस्ट पे इसका इम्पैक्ट आएगा। पहले कोर से काम करेंगे, फिर ऊपर की तरफ
सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, अपनी एक टांग को सीधा स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, और ऊपर और नीचे की तरफ लंबी गहरी सांस के साथ। जैसे आप लेग को मूव करेंगे तो एक्सेल करेंगे, तो एक्सेल करते हुए पूरा कोर टाइट रखेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से किसी के घुटनों में प्रेशर आ रहा है तो एक कुशन को रखिए, किसी भी सॉफ्ट चीज को अपने घुटने के अंदर नीचे रखिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो मूव है ये नी के थ्रू नहीं है, ये आपके कोर के थ्रू है। तो अगर आपके घुटने में प्रेशर आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा घुटने पे दबाव डाल रहे हैं, वो नहीं चाहिए। घुटने में दबाव नहीं डालेंगे, मूवमेंट को अपने कोर के थ्रू लेकर जाएंगे। 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम मूव आप करते रहिए। अगर आप इसको डाउनवर्ड डॉग में नहीं कर पा रहे, अगर कर पा रहे हैं तो डाउनवर्ड डॉग में इस मूव को करेंगे। कोर को एंगेज करते हुए रखिएगा, माउंटेन की तरह स्ट्रेच करिए। अपने दोनों हाथों में अंदर अपनी स्पाइन और नेक को न्यूट्रल रखते हुए सीधा स्ट्रेच करिए। ये आप जिस तरह से आपने लेग को ऊपर स्ट्रेच किया था उसी तरह से 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही दूसरी साइड पे लंबी गहरी सांस को छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे। जितनी बार सांस छोड़ेंगे उतनी बार टांग को ऊपर लेकर जाएंगे। 1 2, मैं थोड़ा पीछे जाके दिखाऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से अपनी कमर को सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गोलाई में नहीं लाएंगे। अपनी लेग को ऊपर नीचे मूव करेंगे, अपने नाभि को अच्छे से सपोर्ट के रखेंगे। मतलब हर बार जब आपकी लेग ऊपर जाएगी आप सांस छोड़ेंगे। दोबारा कीजिए, अच्छी मूव है। 5 सेकंड में आपको इसकी स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा। दोबारा कीजिए, सांस ले लीजिए, ब्रीदर चाहिए इसको। फिर से कोर टाइट रखेंगे, अपने टोज को अंदर की तरफ स्क्वीज करके रखेंगे और ऊपर। ठीक है, अब सिर्फ लेग को उठाना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। सिर्फ एक टांग को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड लंबी गहरी सांस रखेंगे। 1 2 3, करिए करिए, 4 5 6, पूरी की पूरे मसल्स में स्ट्रेच को फील कीजिए। 7 8 9 10। अब एक छोटी सी वेरिएशन करेंगे। उस वेरिएशन में ये जो घुटना है इसको चेस्ट तक लेकर आएंगे और फिर लेग को ऊपर तक स्ट्रेच कर, चेस्ट तक लेकर आएंगे और फिर लेग को ऊपर तक स्ट्रेच करेंगे।
ये माउंटेन पोज आप बहुत बार करते हैं, अधोमुख शवासन सब करते हैं, डाउनवर्ड डॉग, बट थोड़ा बैलेंस बनाकर इसमें होल्ड करना हल्का सा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए इस बार मैं क्या कह रही हूँ कि आप इसी पोज को करेंगे, लेकिन नी को अंदर तक लेकर आइए, चेस्ट तक, और फिर ऊपर लेकर जाइए। मतलब आप यहाँ पर हैं, आप अपने घुटने को अंदर, अच्छा पहले इस लेग से अंदर लेकर आएंगे और फिर ऊपर, अंदर ऊपर, 3 अप, 4 अप, 5 ऊपर, 6 ऊपर, 7 अप, 8 अप, 9। देखिए जब मैं नीचे आ रही हूँ तो मेरी कमर बिल्कुल सीधी है। हाँ बिल्कुल, आप जब अपने नीज को चेस्ट तक लेकर आएंगे तो कोर पूरी एंगेज चाहिए, और फिर जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पूरी स्पाइन में लेंथ चाहिए। बहुत बढ़िया। 10, दूसरी साइड आइए, दूसरी लेग करेंगे सेम, कोर को एंगेज करके रखेंगे, अंदर और ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस चाइल्ड पोज में स्ट्रेच करेंगे, पीछे तक जाइए और स्ट्रेच कीजिए, लंबी गहरी सांस। इस पूरी की पूरी मूव को झटके के साथ नहीं करना है, किसी भी मूवमेंट में इसमें झटके के साथ वापस ऊपर और नीचे नहीं आएंगे, कंट्रोल के साथ आइए। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अंदर अभी हमने क्या किया था, ऑन द फोर्स ही रहेंगे, हम अपने थाइस के थ्रू ऊपर की तरफ पल्सेस करेंगे, डोंकी किक्स, ये 90 डिग्री और ये ऊपर। बॉडी का कोई भी और पार्ट, किसी भी और पार्ट में कोई प्रेशर नहीं आएगा, आप सिर्फ अपने कोर के थ्रू इसको अप एंड अप करेंगे। अगेन किसी के भी घुटनों में प्रेशर आ रहा है तो इस क्वेश्चन को रखिए, भूलिए मत। और फिर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 more, 1 2, ऊपर की तरफ, और कुछ नहीं हिलेगा, ध्यान से करिए। आपको पता है ये लेग खुलेगा, बंद नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं, पूरे कंट्रोल के साथ, और अपने कमर में आर्च नहीं करेंगे, कमर सीधी रखेंगे। देखिए एक बार, ये जो कमर है ये नीचे जाएगी नहीं, कंट्रोल में रहेगी पूरी, कोर एंगेज रहेगा। फिर ये मूवमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इतने कंट्रोल के साथ, 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार देखना, एक बार आप सभी मेरे मूव को देखना, मैं क्या कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊं आप सब क्या कर रहे हैं। एक बार देखिए, मैं ये मूव बता रही हूँ कि आप डोंकी किक में है, आपके हाथ शोल्डर के नीचे कंट्रोल में, ठीक है। अब सिर्फ ये मूव करेगा ऐसे, ये, ठीक है, इतना पल्स है, तभी आपको फील आएगा कोर में। और मूवमेंट सब कैसे कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, झटका आ जाएगा, कोई नर्व खिंच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सब क्या है, कुछ भी नहीं, ये खोलना बंद, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरे कंट्रोल के साथ मूवमेंट कीजिए, ये आपका शरीर है, कोई मशीन नहीं चल रही, ठीक है। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कंट्रोल रखिए कोर पे, अपने मसल्स को एंगेज करते हुए ऊपर की तरफ पुश करेंगे, और ये इस गर्दन को
किसी भी वर्कआउट में ऐसे ऐसे होती नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भी वर्कआउट ऐसा नहीं होता जिसमें आप अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आराम से एंगेजमेंट लेकर आइए, जितना भी आप मसल को यूज करते वर्कआउट करेंगे उतना बढ़िया होगा आपका। अब करिए दोबारा, लंबी गहरी सांस दूसरी लेग के साथ करेंगे। आपकी गर्दन बिल्कुल न्यूट्रल है आपके स्पाइन के साथ, ये ऊपर बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी मूव को हम करेंगे फायर हाइड्रेंट्स में, मतलब साइड की तरफ खोलेंगे। जैसे हमने अभी ऊपर की तरफ खोला है वैसे साइड की तरफ। सो 1 2, फिर भी कोई और बॉडी का पार्ट नहीं हिलेगा। मैं बात करती हूँ आपको देखती हूँ तो स्ट्रेट साइड देखती हूँ, आप न्यूट्रल देखिए। अपनी स्पाइन को एट लेंथ रखिए और फिर खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत धीरे कीजिए इसको, इतना धीरे कि आपको फील आए कि वो ये पूरी की पूरी मसल पे काम चल रहा है। बिल्कुल फास्ट नहीं करेंगे, मैं जैसे काउंट करती हूँ ना वैसे मूव करिए। 1 2, इतनी धीरे आइए, धीरे धीरे। 3, ऊपर रोक के रखिए, ऊपर रोक के रखना इज द मूवमेंट। नीचे जल्दी से भाग जाने से कुछ नहीं होगा। 4 5, हाँ रोक के रखिए मेरे साथ, ऊपर रोकिए रोकिए रोकिए, फील तो कीजिए उस मसल को। हाँ, अब धीरे से नीचे आइए। 6, ऊपर रोक के रखिए फिर से। अब आपको फील आ रही है मैं क्या वर्कआउट करवा रही हूँ, ये वर्कआउट। फिर धीरे से 6 7 8 9 10। यस, आपके पूरे ग्लूट्स में पेन होना चाहिए। यू शुड फील दैट बर्न एकदम से, इतना धीरे और इतना कंट्रोल के साथ। आइए दूसरी लेग करते हैं। कोर टाइट करके रखेंगे, लंबी गहरी सांस के साथ स्क्वीज करते हुए। 1, मेरे साइड। जब आप ऊपर आएंगे तो ग्लूट्स में पूरा पावर, पूरा बर्न चाहिए। करेंगे 2 3, खोल के रखिए, फील कीजिए। 4 5 6 7 8। वाओ, वेरी गुड। ये हुई ना बात, इतने कंट्रोल के साथ। 9 10 1 2। अब फील हो रहा है आपको, पूरा ग्लूट्स में बर्न आएगा, क्वाड्स में बर्न आएगा, आपको फील होगा कोर में पूरा का पूरा स्ट्रेच। 6 7 8 9 10। अब हम दोबारा से वो करेंगे जो हमने किया था, नीज को चेस्ट तक लाना और ऊपर तक लेकर जाना, लंबी गहरी सांस के साथ। और फील कीजिए कि अभी हिप ओपनिंग मूव करने के बाद कितना इजी हो जाता है वो मूव करना। हम कम से कम 30 रेपिटेशंस करेंगे, 30 रेपिटेशन करेंगे एक लेग के। 10 में तो पता ही नहीं चलता वार्म अप है, अगले अगले 20 को फील करें। चलिए आइए, हाथ आपके शोल्डर से नीचे, लंबी गहरी सांस के साथ पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। यस, खींच के पूरा फील कीजिए अपने काफ मसल्स पे, यहाँ हैमस्ट्रिंग्स पे पूरा प्रेशर फील कीजिए। अब अपने घुटने को अंदर लेकर आएंगे तो पीछे कमर पे स्ट्रेट आएगा और फिर ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड 1, फिर नीचे, फिर ऊपर 2, बहुत बढ़िया। 3, ये हुई ना बात, इतने कंट्रोल के साथ। 4 5, हर मसल में फील आनी चाहिए कि क्या वर्कआउट कर रहे हो, क्या पुल कर रहे हो, क्या पुश कर रहे हो। 6
हैं, दूसरी साइड लंबी गहरी सांस के साथ। फील आई आपको? ऐसे फील के साथ वर्कआउट करना है। पूरा माइंड और मसल कनेक्शन बनना चाहिए जब आप वर्कआउट कर रहे हैं। कोई भी वर्कआउट इतनी तेजी से नहीं होगा कि आपका माइंड रिकंसिडर भी ना कर पाए क्यों हुआ क्या था। ठीक है, दूसरी लेग करते हैं। 20 करेंगे अच्छे से। किसी को घुटने पे प्रेशर आ रहा है तो वो वाला वेरिएशन करिए जिसमें मैंने सिर्फ लेग अप एंड डाउन किया था, नीचे रह। बाकी सब इसको करेंगे। करिए करिए, आइए 20। और 20 एक बारी में ना हो तो कोई बात नहीं है, 10-10 करके करिए। हाँ, आइए आइए आइए। आप ध्यान रखिएगा, आप अपनी बॉडी के ना किसी भी एस्पेक्ट को मिस नहीं कर सकते। अगर हम पिछले 2-3 दिन से वेट ट्रेनिंग कर रहे थे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वेट ट्रेनिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, एंड्योरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी बॉडी में। तो ये भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हम जैसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में जंप्स और वार्म अप वाली मूव्स करते हैं, वो कार्डियो मूव्स भी बहुत जरूरी। तो ये कार्डियो, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, ये सभी के सभी आपके फिटनेस का ना एक खंबा है। तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते ओह ये नहीं होता मुझसे, मैं तो वो कर लेती। ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सबको सबको पकड़ के रखें। दूसरी लेग से करते हैं, आइए आइए। 20 करेंगे। अगर कम हो रहे हैं तो कम करिए, लेकिन नंबर पूरा 20 होना चाहिए। एंगेज करते हुए मेरी साइड से ये वाली लेग करेंगे, दूसरी लेग करेंगे। लंबा गहरा सांस, कोशिश करिए पूरा का पूरा स्ट्रेच कोर पे आएगा। कोर से अपनी मूवमेंट को करें। 1, फिर 8 एंड 1। पूरी लेग ऊपर जाएगी खींच के। 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरी लेग ऊपर खींच के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 और। 1, 2, 3, 4। लंबी गहरी सांस, ऊपर तक खींचिए। 5, करिए करिए। 6, 7, 8, 9, 10। वापस मैट पे आ जाइए। कमर को मैट पे लगाइए। रिलैक्स कीजिए, पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी को मैट पे लेकर आइए। अच्छे से लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि के पास रखें। सांस भरते हुए बेली के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन भरिए। सांस छोड़ते हुए पूरी बेली को खाली करिए। फिर से सांस भरिए लंबा, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। हम सिंपल मूव करेंगे, जो हमारा रेस्टिंग प्लेस होगा वो यहाँ होगा। मतलब आपकी दोनों लेग्स को स्ट्रेच में सीधा रखते हुए। तो जो अभी हमने प्रोन पोजीशन में किया था वही करेंगे, लेकिन अब हम उसको सुपाइन पोजीशन में।
ठीक है, सिंगल लेग अप, फिर सिंगल लेग अप, दोनों टाइम सिंगल सिंगल लेग की मूव करेंगे। ध्यान रखेंगे कि नीचे आके रेस्ट नहीं होगा, ऊपर दोनों लेग्स को ऊपर आके रेस्ट होगा। ठीक है, चल मतलब अपने दोनों हाथों से इस तरह से अपनी लोअर लंबर स्पाइन को सपोर्ट देंगे। ये आपकी रेस्टिंग पोजीशन है, मतलब वन लेग डाउन और ऊपर, फिर दूसरी लेग भी जब नीचे आएगी फिर ऊपर, तो यहां आके रेस्ट करें। सो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। तो जब आप अपनी एक लेग को नीचे लेकर जाते हैं, यहाँ पे पूरा स्ट्रेच फील कीजिए, मतलब नाभि और नाभि के नीचे की सारी मसल्स को फील कीजिए कि कैसे स्ट्रेच जा रहा है। वापस आ जाइए, दोनों साइड को स्ट्रेच कीजिए, अपने हिप्स को दोनों साइड पे स्विच कीजिए, वन और फिर दूसरी साइड, फिर और दोबारा से दूसरी साइड। अब हम लेग रेस करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। हर बार जब आप अपनी लेग्स को नीचे लेकर जाएंगे तो आप अपनी सांस को छोड़ते हुए स्क्वीज करेंगे। ये पूरा स्क्वीज होना चाहिए आपका कोर। आपकी जो कमर है वो ऊपर नहीं आएगी, ऐसे खींची नहीं होगी, कोई भी गैप नहीं आएगा आपकी रीढ़ की हड्डी में और आपके मैट में। अंदर दबा के रखिए सब कुछ, पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी मैट पे रहेगी। करें, आइए दोनों हाथ यहाँ पर, लंबी गहरी सांस और ऊपर नीचे, 1 2। अगर किसी से इतनी नीचे जाते वक्त कमर ऊपर उठ जाती है तो इतनी नीचे नहीं जाए, वहां तक जाइए जहां तक कंट्रोल है, वहां तक लेग्स को लेकर जाइए जहां तक कंट्रोल में है आपके। जैसे हाथ बाहर, जैसे आपके आपके कंट्रोल के बाहर हो रही हो बात, वहां पर उठ जाइए और उस चीज को मजबूत कीजिए, अपने कोर को, अपने पूरी ऑब्लिक्स मसल को मजबूत कीजिए, फिर दोबारा ट्राई कीजिए। ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ करेंगे, पुश के साथ करिए करिए करिए, आराम से 50 तक करिए, 50 तक 40-50 लेग रेजेस करिए। बहुत सेफ है, किसी के जॉइंट पे प्रेशर नहीं आ रहा है। और वो सभी जिनके कमर में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन रहती है तो अपने हाथों से अच्छे से सपोर्ट दीजिए, जहां पर सपोर्ट की जरूरत है ना वहां दीजिए। मतलब जरूरी नहीं है कि टेलबोन तक हाथ जाए, कई लोगों को सिर्फ हिप्स के साइड पे बेंच करने की जरूरत होती है, मतलब बहुत अंदर ले जाने की नहीं, सिर्फ यहाँ पर। तो जिस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए ना वो आपको पता है, वैसी सपोर्ट दीजिए और फिर करिए। 1, चिन को टक करके रखेंगे, चिन को बहुत ऊपर सीलिंग की तरफ नहीं देखेंगे। 3 4 5 करिए करिए, 6 लंबी गहरी सांस, 7 8 9 10 करिए करिए, 1 सांस छोड़िए, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए, म्यूजिक शेयर करती हूँ। सिंगल लेग पवन मुक्त आसन से स्टार्ट करते हैं। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, जहां तक स्ट्रेच हो सकता है ना वहां तक लेकर आइए और स्ट्रेच कीजिए। और अगर घुटनों से नहीं दबा सकते तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, घुटनों के पीछे से पकड़ के स्ट्रेच।
रब करेंगे और अपनी आईज थैंक यू सो मच। दोबारा मिलते हैं। टिल देन कीप रॉकिंग। अपने आप को थोड़ा चैलेंज कीजिए, अपनी बुक्स को थोड़ा और स्ट्रेंथन कीजिए। और इनफैक्ट अगर आप रात को जो मैंने लास्ट एकदम पोस्ट किया ना, लेग अप द वॉल पोस्ट, जिसमें आपको सिर्फ लेग्स को ऊपर रखना है, ये बहुत ही अमेजिंग फ्लो, आपके लिम्फेटिक फ्लो के लिए बहुत ही अमेजिंग पोज है। तो रात को सोने से पहले जरूर कीजिए, अपने शेड्यूल में लेग अप द वॉल पोज को जरूर ऐड कीजिए। और अगर आपको इस तरह से सिंपल लेग्स को रखने में मुश्किल होता है, सी अभी वर्कआउट करने के बाद ऐसे लेग्स करना इजी होगा, लेकिन रात को या शाम को जब आप वर्कआउट नहीं कर चुके हैं, उस वक्त आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा इस तरह से होल्ड करना। तो अपने बेड की वॉल के साथ या जमीन पर हैं तो वो अपने दीवार के साथ करिए, बहुत इफेक्टिव है। आपको बहुत अच्छे से स्लीप आएगी, आपका पूरा लिम्फेटिक फ्लो एक बार सोने से पहले मूव होगा, तो आपको बहुत इजी और रिलैक्सिंग लगेगा। इनफैक्ट आपकी पूरी बॉडी सोने से पहले अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो। See you, keep rocking, have a great day. थैंक यू सो मच मीनल, जो आप हर रोज हमें इतने अच्छे से एक्सरसाइज करना सिखाते हैं और वर्कआउट साथ में करना। थैंक यू। सो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे और अगले दिन यानी कल फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप सभी का दिन शुभ हो। मैं इसी के साथ ये सेशन खत्म करती हूँ।